हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस। आई एम बाबर, योर जीएस फैकल्टी एट ट्रिपल एस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कवर करेंगे। ओके, तो 4-5 लेक्चर के अंदर कोशिश करूंगा इन पूरी जितनी भी हिस्ट्री है अभी तक की जम्मू एंड कश्मीर की उसको कवर करने की। आज इस लेक्चर के अंदर जो हिंदू डायनेस्टीज़ हैं एंशिएंट इंडिया के अंदर जिन्होंने रूल किया है, उन डायनेस्टीज़ को कवर करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम मुस्लिम रूल को कवर करेंगे, या फिर हम ये डिक्लाइन जो हिंदू रूलर्स का हुआ है उसको कवर करेंगे। और फिर आगे जो डायनेस्टीज आई अकॉर्डिंगली हफ्ते एक के अंदर मैक्सिमम मुझे लगता है 7 लेक्चर इसके ऊपर चले जाएंगे। इन सभी लेक्चर्स को हम कवर करेंगे। ये आपके हर एग्जाम के लिए, JKSSB के हर एग्जाम में जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री ऑलमोस्ट पूछी जाती है, तो ये आपको हर एग्जाम में बेनिफिशियल होंगे। और उसके बाद जो बिल्कुल एक स्टोरी की तरह एक प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ हम इसको पढ़ेंगे, जिससे ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। ओके, तो शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो अगर हम एंशिएंट डायनेस्टीज़ पे नज़र मारें कि एंशिएंट टाइम पे किन किन डायनेस्टीज़ ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रूल किया है, तो हमें कुछ नेटिव डायनेस्टीज़ जो यहाँ की लोकल जम्मू एंड कश्मीर की थी उनके नाम हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे अम्पायर्स भी हैं जिनके जब हम एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बड़े बड़े अम्पायर, मौर्याज जैसे एम्पायर, कुशन जैसे एम्पायर, इन अम्पायर्स ने भी यहाँ पे रूल किया हुआ है। ओके, तो हम नेटिव डायनेस्टीज़ की बात करते हैं, जैसे कि कारकोटा डायनेस्टी का रेफरेंस मिलता है, उत्पला डायनेस्टी उसके बाद आई, गुप्ता डायनेस्टी। और ये जो गुप्ता डायनेस्टी है, एक गुप्ता डायनेस्टी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी आप पढ़ोगे जब आप इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे, लेकिन ये वाली जो गुप्ता डायनेस्टी है उससे अलग है। ओके, उसके बाद आती है आपकी लोहारा डायनेस्टी। आज के लेक्चर में हम इन चारों डायनेस्टीज़ को कवर करेंगे। ओके, और जो मौर्यन अम्पायर है और कुशन अम्पायर, इनको भी ब्रीफली देखेंगे। कल जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम डाउनफॉल ऑफ हिंदू रूलर, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था जब आपकी 40th सेंचुरी शुरू हुई थी 1301 से ऑनवर्ड, जब यहाँ पे मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हुआ था, तो उस वक्त बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। तो वो कौन कौन से घटनाक्रम थे जिनकी वजह से यहाँ पे हज़ारों सालों से हम देख रहे थे हिंदू रूल चल रहा था कश्मीर में, और फिर उसके बाद जो है मुस्लिम रूल स्टार्ट हो जाता है। तो कौन से ऐसे इवेंट्स हुए थे वो सारे हम कल डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। आज हम इन डायनेस्टीज़ के बारे में देखते हैं, आपके एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है कोशिश करूंगा वो प्रोवाइड करने की। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको मालूम होगा तो राजतरंगिणी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है कश्मीर की हिस्ट्री का। तो राजतरंगिणी की बात करें तो ये किसने लिखी है, तो पंडित कल्हण उन्होंने लिखी है। इनको फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ऐसे तो नीलमत पुराण का भी हमें रेफरेंस मिलता है कि वो राजतरंगिणी से भी पुराना है, लेकिन उसके ऑथर का एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऑथर्स का उसका नाम लिखा हुआ है, अलग अलग टीचर्स भी अलग अलग नाम उसका बोलेंगे, बट जो नीलमत पुराण है उसका कोई भी ऑथर अभी तक जिसको हम कहेंगे कि ये वेल नोन इसका ऑथर नहीं है, उसके ऑथर को अननोन ही कंसिडर किया जाता है। ओके, तो राजतरंगिणी जो है ये लोहारा डायनेस्टी जो आपकी आगे आएगी, ये वाली डायनेस्टी आपकी, ओके, जो आपकी चौथे नंबर पे आएगी। इसके एक रूलर थे जया सिम्हा। इनके टाइम पे जो है राजतरंगिणी को लिखा गया है। और हम देखते हैं कि बाद में राजतरंगिणी को जब लिखा गया था ओरिजिनली संस्कृत में लिखा गया था। फिर जैनुल आबदीन, एक शाहमीर डायनेस्टी आती है कश्मीर के अंदर, पहली मुस्लिम डायनेस्टी, उसके रूलर थे जैनुल आबदीन। ओके, इनके टाइम पे एक राइटर थे मुल्ला उमर, इन्होंने फिर इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। ओके, बाद में फिर हम देखते हैं ऑरल स्टेन नाम के एक राइटर थे, इन्होंने इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है। ओके, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, कश्मीरी में रिसेंटली कुछ साल 2-3 साल पहले ही कश्मीरी में भी आपकी जो राजतरंगिणी है उसको ट्रांसलेट किया गया है। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि राजतरंगिणी को कश्मीरी में किसने ट्रांसलेट किया है। तो ये मेरा क्वेश्चन आपसे है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं राजतरंगिणी बेसिकली किस चीज़ की बात करती है। राजतरंगिणी कहती है कि पूरी की पूरी जो कश्मीर वैली थी ये पानी में थी। ओके, जब मैंने ज्योग्राफी भी आपको पढ़ाई थी, जब करेवाज के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था, कश्मीर वैली किस तरह से बनी, वहाँ पर भी मैंने आपको ये बताया था बेसिकली इवेंट्स क्या हुए थे। वहाँ पे बताया जाता है पूरी की पूरी वैली जो है ये पानी में थी। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ करता था, यहाँ पे एक डेमन हुआ करता था जिसका नाम था जलाद बुआ। ये यहाँ पे कुछ लोग जो रहते थे उनको परेशान किया करता था, इनको
खाता था लोगों को, बलि लोगों को देनी पड़ती थी, वहाँ पे जाकर लोगों को वहाँ पे दूसरे लोग पहुँचाने पड़ते थे, वरना वो पूरे गाँव को खा जाता। अगेन ये एक मिथिकल स्टोरी है, इसका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है, लेकिन ऐसा राजतरंगिणी में लिखा हुआ है। ओके, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक पंडित नहीं कह सकते, एक सेंट थे, कश्यप ऋषि जी। ओके, तो कश्यप ऋषि वहाँ पर गए, उन्होंने लोगों की समस्या सुनी, उनकी प्रॉब्लम सुनी, तो उन्होंने वो जो डेमन था जलाद बोआ उसको मार दिया, वैली से भगाया, कुछ कहते भगा दिया, कुछ कहते मार दिया। और फिर ये वैली जो पूरी की पूरी पानी में थी, ये वैली जो है यहाँ पे कहीं बारामूला जोर से यहाँ पे उन्होंने उस वैली को चीर दिया, और पूरा का पूरा पानी जो है, जहाँ से आज भी झीलम निकलता है ना बारामूला जोर से बाहर, ये पूरी की पूरी वैली से जो है पानी बाहर निकल गया, और पीछे से कश्मीर वैली जो है वो उभर के सामने आ गई। ओके, और क्या बताती है, ये बताती कि गोनंदा वन ये नाम है राजा का, एज द फर्स्ट किंग। कश्मीर का जो पहला रूलर है वो गोनंदा वन है, उसके बाद उसका लड़का दामोदर आया, और उसके बाद 35 ऐसे रूलर आए जिनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। कुछ ये सारी बातें मोटे मोटे तौर पे आपकी राजतरंगिणी के अंदर लिखी है। आपसे ये पूछा जा सकता है इसके रिलेटेड कि कश्यप ऋषि के बारे में किस बुक में लिखा हुआ है, डेमन जलाद बोआ के बारे में किस रेफरेंस में लिखा हुआ है। ये जो लेक थी, ये जो कश्मीर पूरी की पूरी एक लेक थी, इस लेक को सतीसर लेक कहा जाता था। ओके, तो ये सतीसर लेक किस बुक के अंदर लिखा हुआ है, ये सारी चीजें इस तरह से आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं राजतरंगिणी के रेफरेंस से। आई बात समझ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, एक और इम्पॉर्टेंट हुआ है कश्मीर के अंदर जो हमारे लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 327 बीसी के अंदर, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अभी क्या चल रहा है, एडी चल रहा है, एडी चल रहा है, यानी कि कितना एडी है, अभी चल रहा है 2024, तो 2024 में 327 भी आप पीछे चलते जाओ। ओके, पीछे चलते जाओ, यानी कि इतने लगभग 2000 साल पुरानी बात है। ठीक है, 2000 साल पुरानी बात है। तो यहाँ पे कश्मीर के अंदर आपके बाहर से ग्रीक्स, ओके, ग्रीस जो कंट्री है यूरोप के अंदर, उस टाइम पे काफ़ी बड़ा अंपायर हुआ करता था उनका, ग्रीक्स का। तो वहाँ के रूलर थे अलेक्जेंडर। जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो वहाँ पे आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे। तो अलेक्जेंडर जो है पूरी दुनिया को कन्कर करना चाहता था, वो ग्रीक से निकला, ग्रीस से निकला। ओके, ग्रीस से निकला, वहाँ यूनान से निकला, और कन्क्विस्ट करते हुए इंडिया की तरफ बढ़ता गया। और यहाँ पे कश्मीर में भी झीलम नदी के पास हैदसपस जो है, ये झीलम नदी को ग्रीक्स ने नाम दिया है। तो यहाँ पे उनकी पोरस के साथ बैटल हुई थी। जितने भी राजा थे सब लोग अलेक्जेंडर के सामने सबमिशन करते थे, सिलेंडर करते थे, लेकिन पोरस ने लड़ने की बात की। पोरस ने कहा कि मैं फाइट करूंगा, कोई बात नहीं, अगर हारेंगे लेकिन शान से हारेंगे। तो उनकी ये बहादुरी देखकर अलेक्जेंडर ने उनका किंगडम भी उनको वापस दिया था। आल्दो पोरस उस जंग में हारे थे, बट सिंस ही वाज सच अ ब्रेव रूलर, तो अलेक्जेंडर भी उनसे इंप्रेस हुए थे, तो उनका किंगडम उनको वापस कर दिया था। तो ये बैटल ऑफ हैदसपस 327 बीसी के अंदर अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी, आपकी झीलम नदी पे। ओके, फिर हम देखते हैं यहाँ पे दो बड़े अंपायर कश्मीर के अंदर। एक आपका मौर्यन अंपायर, इतना बड़ा अंपायर, आप एंशिएंट इंडिया में इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे। और दूसरा कुशन अंपायर। मौर्य अंपायर की बात करें तो इन्होंने उस टाइम की एक बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, नंदा डायनेस्टी, उसको ओवरथ्रो किया था, उसको हटाया था। मौर्य डायनेस्टी के, मौर्य अंपायर के फाउंडर आपके चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त की मदद से। तो यहाँ पे मौर्यन एम्पायर की नींव रखी थी, मौर्यन एम्पायर की बुनियाद रखी थी आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने, फाउंडर थे, इसलिए मौर्यन एम्पायर इसे कहा जाता है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट रूलर थे, चंद्रगुप्त मौर्य तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके अलावा अशोका एक इंपॉर्टेंट रूलर है, और उन्होंने ही कश्मीर के ऊपर रूल किया है। ओके, और अशोका ने ही आपके कश्मीर में बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि एक बैटल हुई थी अशोका की लाइफ में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी, उसका नाम था बैटल ऑफ कलिंगा। तो बैटल ऑफ कलिंगा, उड़ीसा, जो आज का उड़ीसा है, वहां पर ये बैटल हुई थी कलिंगा जो किंगडम था उसको जीतने के लिए। तो यहाँ पे अशोका ने इतना ज़्यादा खून बहाया था, इतनी ज़्यादा डेथ्स हुई थी कि अशोका जो है वो खुद, उनकी रूह कांप गई थी कि ये एक किंगडम को हासिल करने के लिए मैंने क्या किया। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए अपनी लाइफ में, एक रिलीजियस पर्सन की तरह वो सामने आ गए। तो उन्होंने एक अपना अशोका धामा भी उसको कहते हैं, अपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे पीसफुल लाइफ को गुजारने के। तो बुद्धिज़्म की तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है उनका रुझान हुआ था, और यही बुद्धिज़्म उन्होंने कश्मीर में भी इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इसी तरह से कुषाण अंपायर थे। तो कुषाण अंपायर के टाइम पे, क्योंकि हमने इनकी डिटेल में नहीं जाना है, बस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमने बस उन चीज़ों को कवर करना है। कुषाण अंपायर के टाइम पे हम देखते हैं यहाँ पे
कश्मीर के अंदर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे था? आपकी श्रीनगर में कुंडलवाना मोनेस्ट्री के अंदर। ये किसने करवाई थी? आपके जो कुशन एम्पायर के एक रूलर थे कनिष्का, जो वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, कनिष्का ने ये करवाई थी। कहाँ पे? आपके कश्मीर के अंदर। ओके, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी? जो आपका बुद्धिज्म था वो दो सेक्ट्स में, महायाना और महायाना और हिनयाना सेक्ट के अंदर डिवाइड हुआ था। तो ये मौर्यन एम्पायर और कुशन एम्पायर के बारे में जो कश्मीर से रिलेटेड चीजें थी वो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको बता दी। फिर हम देखते हैं यहाँ की जो नेटिव डायनेस्टीज हैं, इन नेटिव डायनेस्टीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये आपको याद रखने। इनसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। कैसे? इनसे क्वेश्चन कभी कभार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनका सीक्वेंस बताओ। जैसे कि सीक्वेंस में क्या है? सबसे पहले कारकोटा डायनेस्टी है, ठीक है ना, उसके बाद आपकी उत्पला डायनेस्टी है, फिर गुप्ता डायनेस्टी और फिर आपकी लोहारा डायनेस्टी। तो KUGL कुगल, ऐसे भी आप ये बना सकते हो आपके माइंड में, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ KUGL कुगल। तो कारकोटा डायनेस्टी, उत्पला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी, तो इस तरह से भी आपको सीक्वेंस याद रखना। ओके, कारकोटा डायनेस्टी का टाइम पीरियड आपको मालूम होगा 617 से लेकर 855 855 AD। ओके, 617 से लेकर 855। उसके बाद उत्पला का 855 से 950, फिर 950 या 949 कह लीजिए, क्योंकि डेट्स जो है ना, खास करके एंशिएंट इंडिया की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री किसी भी कंट्री की हो, ठीक है ना, उसमें डेट्स ऊपर नीचे होती रहती है। तो 949 या 950 से लेकर 1003 तक और 1005 से लेकर 1070 तक आपकी लोहारा डायनेस्टी रूल करती है। फिर हम देखते हैं जब आपकी 14th सेंचुरी आएगी 1301 से, फिर इनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, हिंदू डायनेस्टीज का डिक्लाइन यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी है कश्मीर की, वो आपकी कारकोटा डायनेस्टी है। इसके बारे में पढ़ेंगे। कारकोटा डायनेस्टी के, कोई भी डायनेस्टी हो, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है उस डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। ओके, उसके बाद यानी फर्स्ट रूलर कौन है उस डायनेस्टी का, लास्ट रूलर कौन है उस डायनेस्टी का, इंपॉर्टेंट रूलर कौन है इस डायनेस्टी का। एटलीस्ट ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। ओके, तो बात करें कारकोटा डायनेस्टी, इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है आपके दुर्लभवर्धन। कौन है? दुर्लभवर्धन। अब दुर्लभवर्धन की अगर बात करें, इनसे पहले यहाँ पे कश्मीर के जो रूलर थे, दुर्लभवर्धन से पहले जो रूल कर रहे थे, वो थे इनके ससुर जी। क्या? इनके ससुर जी। और इनके ससुर जी का नाम क्या था? बाल आदित्य। क्या था? बाल आदित्य। ओके, उसके बाद बाल आदित्य की अगर बात करें, बेसिकली बाल आदित्य तो रूल कर रहे थे कश्मीर में, ध्यान से सुनना, कश्मीर में बाल आदित्य रूल कर रहे थे, और बाल आदित्य जो है आपकी गोनंदा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ओके, गोनंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे ये। तो बाल आदित्य रूल कर रहे थे। इनकी लड़की का नाम था कवीन अनंगालेखा। क्या? कवीन अनंगालेखा। इस कवीन अनंगालेखा के साथ शादी की गई थी दुर्लभवर्धन की। आई बात समझ? कहानी ये है कि गोनंदा डायनेस्टी कश्मीर में रूल कर रही है, उसके लास्ट रूलर बाल आदित्य का रूल चल रहा है। बाल आदित्य की लड़की का नाम है कवीन अनंगालेखा। ओके, इस कवीन अनंगालेखा की शादी किसके साथ होती है? आपके दुर्लभवर्धन जी के साथ होती है। आई बात समझ? तो फिर जब बाल आदित्य की डेथ हो जाती है, तो बाल आदित्य की डेथ होने के बाद ये साम्राज्य किसके पास आ जाता है? यह आ जाता आपके दुर्लभवर्धन के पास। आई कहानी समझ? यानी दामाद के पास चली जाती है। तो जब दुर्लभवर्धन के पास ये आ जाती है, तो दुर्लभवर्धन के पिता का नाम था कारकोटा। क्या नाम था? कारकोटा। तो अपने पिता के नाम पे फिर इन्होंने कारकोटा डायनेस्टी का नाम रख लिया। होता है ना ऐसे। उसके बाद हम देखते हैं कि दुर्लभवर्धन का जो लड़का था कवीन अनंगालेखा से, उसका नाम था दुर्लभ भाका। क्या नाम था? दुर्लभ भाका। ये आ जाते हैं नेक्स्ट रूलर, और कलहन लिखते हैं, कलहन की जो राजतरंगिणी है कलहन लिखते हैं कि दुर्लभ भाका ने क्या काम किया। वहां पे कश्मीर वैली के अंदर एक मर्चेंट था जिसका नाम नूना था। तो इस मर्चेंट की एक वाइफ थी, उसका नाम था नरेंद्र प्रभा। क्या? कहानी ये है कि दुर्लभ भाका है आपका दुर्लभवर्धन का लड़का, ठीक है ना, राजा। इसने देखा कश्मीर वैली के अंदर एक मर्चेंट है। मर्चेंट क्या होता है? तिजारत करने वाला, बेचारा ट्रेड करने वाला। उसकी खूबसूरत बीवी है नूना, ठीक है। तो उसने उस नोना आई एम सॉरी, मर्चेंट का नाम नोना है। ओके, मर्चेंट का नाम नोना है, जो कारोबार करने वाला आदमी उसका नाम नोना है। उस नोना की बीवी का नाम क्या है? नरेंद्र प्रभा।
नरेंद्र प्रभा। अब ये दुर्लभ भाका को पसंद आया तो उसने इनके साथ शादी कर ली। आई बात समझ। और फिर इनसे 3 बच्चे हुए। कितने? नरेंद्र प्रभा से 3 बच्चे हुए। तीनों के नाम क्या है? चंद्रपीड़ा, तारापीड़ा, मुक्तपीड़ा। राइम करते हैं। चंद्रपीड़ा, तारापीड़ा, मुक्तपीड़ा। इनमें से जो चंद्रपीड़ा थे, इन्होंने लगभग 9 साल तक रूल किया है। और कलहन ने इनके लिए लिखा है क्रिस्ट जबल अमंग द किंग्स, तारीफ की है। ओके, तो चंद्रपीड़ा के बाद आते हैं रूलर आपके तारापीड़ा। ये आपके चंद्रपीड़ा के छोटे भाई थे। ओके, लेकिन इनके लिए कहा है ही वाज अ टायरेंट रूलर, यानी कि जालिम थे। ओके, और फिर इनके बाद तारापीड़ा के बाद कौन आते? तारापीड़ा के बाद आते हैं आपके मुक्तापीड़ा, और यही है आपके ग्रेट ललितादित्य मुक्तापीड़ा। ओके, जिन्होंने आपका मार्तंड सन टेम्पल कश्मीर में बनाया है और अपने एम्पायर का विस्तार किया है, जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री से बाहर लेकर चले गए हैं। आई बात समझ? तो कहानी समझ आई? कहानी क्या है एक बार ब्रीफली फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, जिससे कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। छोटी मोटी कसर जो रही होगी वो भी खत्म हो जाएगी। कहानी ये है कि कश्मीर में रूल किया जा रहा है, लास्ट रूलर है गोनंदा डायनेस्टी के बाल आदित्य। बाल आदित्य की लड़की का नाम है कवीन अलिंगा लिखा, जिनकी शादी हुई है दुर्लभ वर्धन के साथ। अब जब बाल आदित्य की डेथ हो जाती है तो ये सारा साम्राज्य आता है उनके दामाद दुर्लभ वर्धन के पास। तो दुर्लभ वर्धन अपने पिता के नाम पे डायनेस्टी का नाम कारकोटा डायनेस्टी रखते हैं। चलिए, दुर्लभ वर्धन तो चले गए, उनके लड़के आ गए दुर्लभ भाका। दुर्लभ भाका, दुर्लभ भाका को आ जाती है नरेंद्र प्रभा पसंद, और वो इनके साथ शादी करते हैं और 3 बच्चे होते हैं। ओके, उनमें से सबसे पहले चंद्रपीड़ा ये रूलर बनते हैं, फिर तारापीड़ा बनते हैं और फिर मुक्तापीड़ा बनते हैं। ठीक है, ये है सीक्वेंस। अब हम देखेंगे किनके बारे में जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनका जो तीसरा पुत्र था ललितादित्य मुक्तापीड़ा, इनको बताया जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर क्यों? क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी में जब आप समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ोगे तो समुद्रगुप्त में भी गुप्ता एम्पायर का काफी ज्यादा एक्सपेंशन किया था, काफी विस्तार किया था, अपने किंगडम को बढ़ाया था, फैलाया था। ओके, कंक्विस्ट किए थे। बिल्कुल कश्मीर में भी उसी तरह से आपके मुक्तापीड़ा ललितादित्य ने कश्मीर का जो एम्पायर था उनका, उसको काफी ज्यादा उसका विस्तार किया था। इवन के जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्रीज से बाहर लेकर आए थे वो। आई बात समझ? इनके जो आर्मी कमांडर जो चीफ थे इनके, उनका नाम चनकुरिया था। ओके, आपने क्षीर भवानी टेम्पल के बारे में पढ़ा होगा ना, तो इनकी कैपिटल बिल्कुल वहीं पे थी। मुझे जरा ये बताना आप लोग कि ये क्षीर भवानी टेम्पल कहाँ पे है, इसकी लोकेशन मुझे बताना। कुछ चीजें मैं आपसे पूछ लूंगा, मुझे मालूम होना चाहिए आप लोगों को कितना नॉलेज है। तो खीर भवानी यहाँ पे जो है, जो श्राइन है खीर भवानी जी की, यहाँ पर इन्होंने जो है इसके पास में ही अपनी कैपिटल बनाई, और उसका नाम क्या रखा? इसका नाम रखा परिहासपुर, सिटी ऑफ प्लेजर। सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है इनका, जिसके इनको याद किया जाता है, कश्मीर के अंदर इन्होंने बनाया है मार्तंड सन टेम्पल। क्या बनाया? मार्तंड सन टेम्पल। थोड़ी देर में उसके ऊपर आ जाऊंगा। ओके, उसके बाद इनके जो कोर्ट पोइट थे इनके बाबा बुट्टी। बेसिकली जब ये कन्नौज, पहली जो इनकी नोटेबल कंपेन थी ना आपके कन्नौज, उत्तराखंड कन्नौज में थी, तो वहां पे इन्होंने, जब कन्नौज में इन्होंने अटैक किया वहां पे, तो वहां से ये अपने साथ 2 पोइट्स लेकर आए थे। ठीक है ना, वहां के जो रूलर थे यशोवर्मन। ठीक है ना, कन्नौज में डिफीटेड यशोवर्मन। यशोवर्मन को हराने के बाद बाबा बुट्टी और दूसरे थे वकपति राजा, इन दोनों को अपने साथ लेकर आए थे, और बाबा बुट्टी को जो है ये अपना पोइट बनाया। अगर बाबा बुट्टी नहीं होगा तो वकपति राजा के साथ चले जाना। ओके, इन दोनों को लेकर आए थे। तो कन्नौज की बात करें, उसके बाद जो है इन्होंने क्या काम किया, बंगाल और बिहार भी रेफरेंस में आता है कि वहां पर भी चले गए। वहां पे रूल किया जा रहा था जविता गुप्ता के द्वारा, उनको भी हराया। इवन के ये तक बताया जाता है कि जो कावेरी नदी है आपकी साउथ में, वहां तक ये एक्सपेंड करते करते पहुंच गए थे। और पर नॉर्थ की बात करें तो अफगानिस्तान, लद्दाख सारा कवर किया था। ठीक है, ये थे आपके लेगेसी ललितादित्य मुक्तापीड़ा की। और इसी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे? जयापीड़ा, कारकोटा डायनेस्टी के लास्ट रूलर जयापीड़ा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्तंड सन टेम्पल की बात करें, ये कहाँ पे है ये देख लीजिए। ये अभी की प्रेजेंट सिचुएशन इसकी, इट इज नाउ इन ruins, खत्म हो चुका है। लेकिन ये जब ये ओरिजिनल फॉर्म में था कुछ ऐसा दिखता था। तो आपके अनंतनाग के अंदर है, मटन के अंदर अनंतनाग में लोकेटेड है। और ऑफ कोर्स इसको किसने बनाया था? आपकी कारकोटा डायनेस्टी के रूलर ललितादित्य मुक्तापीड़ा ने बनाया था। ओके, तो
थोड़ा सा इसके आर्किटेक्चर को अगर हम देखें तो इसका जो आर्किटेक्चर है उसमें हमें अलग अलग स्कूल्स का सिंथेसिस देखने को मिलता है। कुछ गंधारा इन्फ्लुएंस भी है, कुछ चाइनीज़ इन्फ्लुएंस भी है, कुछ गुप्ता इन्फ्लुएंस भी इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। इसका जो कॉम्प्लेक्स है, कोर्टयार्ड है और वहाँ पर कॉलम्स के साथ वो सराउंडेड है। यानी आप देख सकते हैं ये कोर्टयार्ड है, ठीक है ना, ये कोर्टयार्ड है और साइड से इन दीवारों से, इन कॉलम से सराउंडेड है। और यहाँ पे रूफ की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ये पिरामिडल रूफ रही है। क्या पिरामिडल रूफ रही है यहाँ पे, ठीक है, पिरामिडल टॉप। ये मार्तंड सन टेम्पल के बारे में ओके ब्रीफली बता दिया मैंने। उसके बाद आपकी नेक्स्ट डायनेस्टी आती उत्पाला डायनेस्टी। तो उत्पाला डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे आपके अवंती वर्मन और इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम था शिरू। ओके, अवंती वर्मन ने क्या, आपका जो अवंतीपुरा है, अवंतीपुरा जो है आपके अवंती वर्मन ने ही इस शहर को बसाया है। इनके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट इंजीनियर हुआ करते थे, इनका नाम था सुइया, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो सुइया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंजीनियर थे। इन्होंने कहा जाता कि आज का जो झीलम का पाथ है ना, ये पाथ इन्होंने ही कार्व आउट किया है, क्योंकि पहले झीलम में काफ़ी ज़्यादा फ्लड हुआ करते थे, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मलबा था, काफ़ी ज़्यादा डिपोजिशन थी। तो वो मलबा वगैरह डिपोजिशन हटाकर आज का जो करंट पाथ है उसका वो सुइया ने ही कंस्ट्रक्ट किया है, ये बताया जाता है। एक हिस्टोरियन थे इनके टाइम पे पंडित रत्नाधर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बताया जाता है इसके बाद आए थे इनके लड़के शंकर वर्मन। ओके, तो शंकर वर्मन के बाद क्या होता है, उनकी वाइफ का नाम था सुगंधा। जब शंकर वर्मन की मृत्यु हो जाती है तो सुगंधा आ जाती है थ्रोन पे, वो पावर ले लेती है। एंड देन उसके बाद क्या हो जाता है, सुगंधा के बाद आता है नेक्स्ट रूलर यशाकर देव। लेकिन ये भी ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठ पाते, ये बिठाते हैं अपने कजिन, उनका नाम था वरनाथ। वरनाथ को बिठाते हैं ये थ्रोन पे। ओके, और वरनाथ आगे क्या काम करता, वो भी थ्रोन पे नहीं बैठता। यहाँ पे अजीब ही सीन चल रहा था, ये बिठाते हैं संग्राम देव को थ्रोन पे। ओके, और फिर क्या होता है, संग्राम देव जो है ये आपके लास्ट रूलर है उत्पला डायनेस्टी के, क्योंकि इस संग्राम देव को पारोगुप्त के द्वारा मारा जाता है और यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी की फाउंडेशन होती है। ओके, तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो गुप्ता डायनेस्टी उसके फाउंडर कौन है, उसके फाउंडर है आपके पारोगुप्ता। इनके लड़के का नाम क्या था, इनके लड़के का नाम था शेमगुप्त, कुछ शामगुप्त, कुछ शेमगुप्त कहते हैं। तो श्यामगुप्त जो है ये पारोगुप्त के बेटे थे और इनकी शादी हुई थी क्वीन दिदा के साथ। क्वीन दिदा के साथ इनकी शादी हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि श्यामा जो है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस के अंदर थे, इनके ऊपर क्वीन दिदा का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो एक्चुअल पावर कौन चला रही थी, आपकी क्वीन दिदा ही चला रही थी। और इन्हीं के टाइम पे क्वीन दिदा जब कश्मीर पे रूल कर रही थी, महमूद आप गजनी इन्होंने अटैक किया था कश्मीर में, बट ये सक्सेसफुल नहीं रह पाए थे अपने इस अटैक के अंदर। अब महमूद गजनी के बारे में, फॉरेन इन्वेडर हैं, इनके बारे में जो एंशियंट हिस्ट्री है वहाँ पर अच्छे से पढ़ा जाएगा। ओके, कहाँ कहाँ पे अटैक किया था, क्या क्या अचीव किया था, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें। ओके, तो महमूद गजनी आपने इतना याद रखना कि महमूद गजनी ने किसके टाइम पे कश्मीर को इन्वेड किया था। ओके, अब क्वीन दिदा क्या काम करती हैं, जब ये एज में थोड़े ज़्यादा हो जाती है तो क्वीन दिदा जो है अपना जो क्राउन है वो उनके भाई का लड़का, क्वीन दिदा का जो भाई था उसका नाम था उदयराज, अपने भाई के लड़के को, उदयराज के भाई का मतलब उदयराज का जो लड़का था, यानी क्वीन दिदा का जो भाई था, क्वीन दिदा का भाई उदयराज, उनका लड़का संग्राम राज के हवाले कर देते हैं। ओके, और दिदा की डेथ कब होती है, 1003 में इनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो है जो संग्राम राजा के हवाले जब ये थ्रोन किया जाता है तो वो यहाँ पे लोहारा डायनेस्टी की नींव रख लेते हैं। ओके, इसमें भी आता है लोहारा 1 लोहारा 2, उस डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो फाउंडर कौन बन गए लोहारा डायनेस्टी के, आपके संग्राम राजा। संग्राम राजा कौन थे, आपकी क्वीन दिदा के भाई उदय देव के, ये उदयराज के लड़के थे। ओके, अब उसके बाद जो संग्राम राजा के बाद बहुत सारे इनकेपेबल रूलर आते हैं जो संभाल नहीं पाते हैं यहाँ पे थ्रोन। ये भी बताया जाता है 1089 में हर्षवर्धन डायनेस्टी की बात करें तो वो भी कश्मीर के अंदर जो है वो भी रूल करते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं उकाला, बस इतना आप याद रख लेना, ये जो संग्राम राजा ने लोहारा डायनेस्टी की फाउंडेशन दी थी इसको फर्स्ट लोहारा डायनेस्टी बताते, क्योंकि उसके बाद कुछ टाइम के लिए वर्धन डायनेस्टी आई थी, लेकिन बाद में फिर से हम कहते हैं उकाला डायनेस्टी आई थी और उन्होंने भी लोहारा डायनेस्टी का नाम रखा था। ओके, तो ही इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट रूलर ऑफ सेकंड लोहारा डायनेस्टी के पहले रूलर है। ग्रेटेस्ट रूलर अगर इस डायनेस्टी की बात करें वो जयासिमा को बताया जाता है, इन्हीं के टाइम पे आपकी राजतंगनी को जो है लिखा गया है। ओके, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं लास्ट रूलर इस डायनेस्टी का कौन है, वो आपका वनिता देव है। तो इस तरह से आपकी जो
डायनेस्टी है, लोहारा डायनेस्टी, इसका भी अंत हो जाता है। अब उसके बाद क्या क्या इवेंट होते हैं, इसके बाद हमने सीधे जंप करना है, सीधे जंप करना है हमने 14th सेंचुरी के अंदर, सीधे 1300 में जंप करेंगे हम। उसके बीच में ये जो बाकी इवेंट हुए हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। तो कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे किस तरह से ये जो हिंदू डायनेस्टी से इनका डिक्लाइन होता है, और कश्मीर में किस तरह से इस्लामिक रूल, मुस्लिम रूल किस तरह से कश्मीर में शुरू हो जाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा इसको अच्छे से। तो इसी तरह से हम बाकी लेक्चर्स को भी लेकर आएंगे। कल हम डिक्लाइन पढ़ेंगे, डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल, परसों हम मुस्लिम रूल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो बाकी आपकी कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्यूरी होगी, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करो। रेगुलरली मेरे लेक्चर जो हैं वो हमारी जो ऐप है SSS की ऐप, वहीं पे चले जाते हैं। वहाँ पे लगभग एक लेक्चर 1-1 घंटे 1.5 घंटे का होता है, लाइव क्लास होती है, 1-to-1 इंटरेक्शन होती है। वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को, क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग बैचेज चल रहे हैं। सब इंस्पेक्टर की क्लासेस हो रही हैं, कांस्टेबल की क्लासेस हो रही है, पटवारी की, फॉरेस्टर की, नायब तहसीलदार की। तो मेरे जितने भी जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपके जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट देखता हूँ, तो वो सारे मेरे जो लेक्चर्स होते हैं वो रोज़ वहीं पे मेरी लाइव क्लास होती है। ओके, तो आप भी ये कोर्स ले सकते हैं। SSS की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर आपको ये कोर्स मिल जाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।